हम जिस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं वो पदार्थ हानिकारक पदार्थों का सदस्य है। उस हानिकारक पदार्थ का नाम क्या है? जो पदार्थ का उत्सर्जन किया था उसका नाम हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो पदार्थ होता है वो होता है यूरिया। हम मुख्य रूप से जो मूत्र के रूप में जो पदार्थ उत्सर्जित करते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिया की होती है। कुछ मात्रा में उसमें यूरिक अम्ल भी होता है, यानी यही सब उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और कुछ जंतुओं में एक उत्सर्जी पदार्थ और होता है अमोनिया। अमोनिया, तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल ये तीन मुख्य रूप से पदार्थ होते हैं जो विभिन्न जीव जो होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं। हमारे शरीर में भी अमोनिया बनती है, लेकिन अमोनिया का शरीर में ज्यादा देर तक रुकना हानिकारक हो सकता है। अमोनिया जो होती है बहुत ज्यादा देर तक शरीर में नहीं रोकी जा सकती, इसलिए लीवर में क्या होता है, यकृत में इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। और यूरिया जो होती है वो हानिकारक तो है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा अमोनिया हानिकारक होती है। यानी अगर यूरिया थोड़ी देर तक 2-4 घंटे या 5 घंटे 10 घंटे या एक दिन भर अगर रोके रहा जाए शरीर में तो भी उतनी जल्दी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अमोनिया तो अगर 15 मिनट भी ज्यादा रुक गई तो फिर नुकसान पहुंचा देगी कुछ ना कुछ। तो इस वजह से अमोनिया जो होती है वो ज्यादा घातक गैस होती है और उस गैस को हम बदल देते हैं यूरिया में। अब कुछ जीव जो होते हैं इसी अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, तो अमोनिया से ही यूरिया भी बनाई जाती है और यूरिक अम्ल भी बनता है। कुछ जो पक्षी वगैरह होते हैं, और यूरिक अम्ल जो होता है वो ठोस होता है, ठोस रूप में। पक्षियों को देखा होगा तुमने, जो बीट करते हैं वही उनका उत्सर्जी पदार्थ होता है। उसमें अपचित पदार्थ भी होते हैं और यूरिन भी उसी में होती है। उनके लिए, दोनों के लिए एक ही निकास द्वार होता है। तो वो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में। हम लोग जो होते हैं वो यूरिया के रूप में, तरल रूप में, मूत्र के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और जो पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, क्योंकि वो अमोनिया जो होती है वो पानी में बहुत अधिक मात्रा में घुलनशील होती है, तो इस वजह से जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो अधिकतर अमोनिया को सीधे ही पानी में मिला देते हैं। उनके शरीर में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इन उत्सर्जी पदार्थों को सीधे पानी में मिला देती है, तुरंत शरीर से बाहर निकाल देती है। शरीर के भीतर ज्यादा देर रखने की जरूरत ही नहीं, वो जैसे अमोनिया बनी तुरंत पानी में मिल गई, तो उनको वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। स्थल पर रहने वाले जंतु जो होते हैं वो यूरिया या यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ठीक, कुछ जंतु और भी होते हैं जो अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। अमीनो अम्ल, तो इस प्रकार से इन जिस प्रकार का जो उत्सर्जन पदार्थ होता है उसी हिसाब से इन जंतुओं के नाम भी रख दिए गए हैं। ये अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जंतु कहलाते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु जो होते हैं वो 4 प्रकार के हो गए। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया उत्सर्जित करने वाले यूरियोटेलिक, ऐसे जंतुओं को कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जो जंतु होते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। और अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जन करने वाले कहते हैं अमीनोटेलिक। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु जो होते हैं वो 4 प्रकार के हो गए, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमीनोटेलिक। इनके नाम से ही तुम पता चल जाएगा तुमको कि ये क्या उत्सर्जन करेंगे। यूरियोटेलिक है तो क्या करेंगे, यूरिया के रूप में करेंगे। यूरिकोटेलिक है तो वो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करेंगे। और अमीनोटेलिक है तो अमीनो अम्ल के रूप में, और अमोनोटेलिक है तो अमोनिया के रूप में। देखो यहां पर फर्क है दोनों में, ये अमोनोटेलिक है, ये अमीनोटेलिक है। अमीनो वाला शब्द होगा तो अमीनो अम्ल के रूप में, और अमोनोटेलिक होगा तो वो अमोनिया के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जंतु होते हैं। किस आधार पर, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर 4 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई?
यस यस सर। सर। फिर इसके बाद आता है समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस, इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस या समस्थैतिकता। ये क्रिया क्या होती है? समस्थैतिकता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, देखो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। वो रासायनिक पदार्थ तुम सब जानते हो, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, विटामिन, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुत सारी चीजें, सब ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ ही हैं। और हम विभिन्न प्रकार की चीजें खाते भी रहते हैं। अब हम कौन सी चीज कितनी खा रहे हैं, कितनी पहुंचा रहे हैं, कौन सी चीज जा रही है शरीर के अंदर, कौन सी चीज नहीं जा रही है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसमें क्या क्या है हमको नहीं पता रहता है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज है ये नहीं पता है। यानी अगर हम इस तरीके से अगर खाते हैं तो किसी पदार्थ की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है, किसी पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, किसी पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का जो भीतरी वातावरण है, जो रासायनिक संगठन है हमारे शरीर का, वो गड़बड़ हो सकता है। पता लगा हमने दाल ज्यादा खा ली तो पता लगा प्रोटीन ही प्रोटीन शरीर में इकट्ठा हो गया। चावल ज्यादा खा लिया तो मार शुगर बनी जा रही, बढ़ी जा रही एकदम से। या हमने कुछ खनिज लवण वाले सामान ज्यादा खा लिए तो शरीर में नमक इकट्ठा हो गया, तरह तरह के लवण इकट्ठा हो गए शरीर के भीतर। तो उससे क्या होता है कि शरीर को नुकसान पहुंचता है। शरीर ये नहीं चाहता है कि कोई चीज अनावश्यक रूप से शरीर में इकट्ठा हो और वो शरीर को नुकसान पहुंचाए। यानी शरीर का जो रासायनिक वातावरण है वो भी निश्चित है कि कौन सा रासायनिक पदार्थ कितनी मात्रा में शरीर में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो वो हमारे लिए बेकार है। शरीर अनावश्यक रूप से कोई चीज को इकट्ठा नहीं करता है, जितना जरूरी होता है उतना ही इकट्ठा करता है, बाकी वो फिर शरीर से बाहर निकालता है। तो उन पदार्थ, वो सब पदार्थ जो होते हैं फिर वही उत्सर्जी अंगों में जाते हैं, यानी वृक्क में जाते हैं, वहां पर उनको छान करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है शरीर के रासायनिक वातावरण को बनाए रखने की, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों की कमी या अधिकता ना होने पाए। खास करके अधिकता, क्योंकि कमी हो जाएगी तब तो कोई बात नहीं, शरीर दूसरी तरह की बात दूसरी तरह से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन अधिकता ना होने पाए। तो आवश्यकता से अधिक जो होते हैं उनको फिर उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर का जो रासायनिक संतुलन है वो बना रहे, किसी भी पदार्थ की अधिकता ना होने पाए। कमी है तो उसको खा करके पूरी कर लेंगे, शरीर कुछ ऐसा इंडिकेशन देगा जिसके वजह से हमको वो खाना पड़ेंगी वो चीजें, तो या कुछ बीमारी हो जाएगी तो उस बीमारी डॉक्टर पता कर लेगा तो हमको उस तरह की दवा देगा कि किस तरह की बीमारी हुई है, तो हमको वो चीज शरीर में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा है अगर कोई चीज, तो उसको शरीर जो है बाहर निकालने का ही कोशिश करेगा, इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अगर नहीं निकाल पाएगा तो फिर नुकसान होगा शरीर को। तो ये क्रिया जो होती है, यानी हमारे शरीर का जो रासायनिक वातावरण है इसको संतुलित रूप में बनाए रखने की जो क्रिया होती है शरीर में, जो सिस्टम पाया जाता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं या इस क्रिया को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। इस होम्योस्टैसिस नामक क्रिया के द्वारा शरीर जो होता है वो बस शरीर के भीतर रासायनिक संतुलन को बनाए रखता है और तापमान को भी स्थिर रखता है। हमारा शरीर का तापमान भी कभी घटने बढ़ने नहीं पाता है। जब गर्मी पड़ती है तो हमें पसीना ज्यादा आता है, जब ठंडक पड़ती है तो हमें कपकपी होने लगती है। तो इस प्रकार से जब भी शरीर का तापमान घटता है या बढ़ता है तो उसी प्रकार से शरीर जो होता है वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है, वातावरण का तापमान जो होता है वो ज्यादा हो जाता है और हमारे शरीर का तापमान कम पड़ जाता है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जब भी वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाएगा, मान लो 40 हो गया या 45 हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया अगर तापमान, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वातावरण से ऊष्मा जो होती है वो हमारे शरीर के भीतर आने लगती है। ऊष्मा जो होती है वो वातावरण से, ये मान लो वातावरण का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस, तो वातावरण से ऊष्मा हमारे शरीर के भीतर आने लगेगी। ऊष्मा हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब ऊष्मा हमारे शरीर के भीतर इकट्ठी होने लगेगी आकर के, क्योंकि वातावरण की हवा से हम ऊष्मा ग्रहण करते रहेंगे, और तब क्या होगा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा, 37 से ज्यादा होने लगेगा। जैसे ही शरीर का तापमान 37 से ज्यादा होने लगेगा, शरीर जो होता है वो पसीना निकालना शुरू कर देता है। पसीना निकालने से क्या होता है, पसीने के रूप में जल बाहर निकलता है
और जल के अणु जो होते हैं वो इस ऊष्मा को, जो ऊष्मा हमारे शरीर में घुस रही है, ज्यादा हो गई है, उस ऊष्मा को ग्रहण करके वाष्पीकृत होते हैं और हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर ले जाते हैं। तो इस तरह से इस समय तो पसीना निकल नहीं रहा है? तो जब पसीना नहीं निकल रहा है इसका मतलब तुम्हारे वातावरण का तापमान, तुम्हारे शरीर का तापमान लगभग बराबर है, तो पसीना नहीं निकल रहा। वातावरण का तापमान ज्यादा होगा तभी पसीना निकलेगा। तो उस स्थिति में शरीर का तापमान कितना होता है? जो पसीना अभी बताया तुमको 35 डिग्री सेल्सियस, सुनते नहीं हो क्या? कहीं और बैठे थे? नहीं सर। 35 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। जो तुम बुखार नापते हो थर्मामीटर से कितना, 98.6 नॉर्मल माना जाता है, तो वो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। वहां पर पैमाना दूसरा है, ये फ़ारेनहाइट पैमाना है, ये पैमाना है डिग्री सेल्सियस वाला। तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम नापें शरीर का तापमान तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापें तो वो होता है 98.6। 98.6 से जब बढ़ता है तापमान तो हम कहते हैं हमें बुखार आ रहा है। होता है नहीं होता है? बुखार में क्या होता है? तापमान कहते हो नहीं कि 99 बुखार हो गया, 100 बुखार हो गया, ये होता है नहीं होता है? तो जब बुखार ज्यादा बढ़ जाता है, सुनो, जब बुखार ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या करते हैं हम? ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है माथा के ऊपर, मुंह साफ, हाथ पैर सब ठंडे पानी से पोछे जाते हैं। तो क्या होता है उससे? ठंडा पानी क्या होगा? वो शरीर की ऊष्मा को ग्रहण करेगा और वाष्पीकृत होगा, तो हमारे शरीर का तापमान जो होगा वो घटेगा, क्योंकि हमारे शरीर की ऊष्मा ले करके पानी के अणु वापस वातावरण में जाएंगे। तो क्या होगा? हमारे शरीर की ऊष्मा को कम करेंगे। जब हमारे शरीर से ऊष्मा लेकर के पानी के अणु उड़ेंगे तो हमारे शरीर की ऊष्मा कम होगी, तो हमारा बुखार जो होता है वो कम हो जाता है। पानी, ठंडा पानी रखने से, ठंडे पानी की पट्टी रखने से, या ठंडा पानी के शरीर हाथ पैर धोने से, हाथ पैर पोंछ देने से। तो इस प्रकार से वही काम शरीर पसीना निकाल के कर लेता है सामान्य रूप से। जब शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अगर शरीर का तापमान अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में पसीना निकाल करके शरीर यही काम करता है। तो जब पसीना निकलता है तो पानी शरीर से बाहर निकलता है, और यही पानी जो होता है वो हमारे शरीर की ऊष्मा को ग्रहण करके वाष्पीकृत होता है, तो हमारा शरीर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर जो होता है तापमान को हमारे नियंत्रित करता है। अगर ठंडक बढ़ जाती है बाहर, यानी बाहर का तापमान कम हो जाता है, तो ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि ऊष्मा हमने बताया तुमको हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है। तो जब बाहर का तापमान कम हो जाता है, जाड़े में क्या होता है? जाड़े में तापमान घट जाता है। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस रह गया, कभी कभी तो 10, 4, 6, 10, और पहाड़ों पे तो 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है तापमान वातावरण का। होता है ठंडक में कि नहीं? तुमने सुना होगा न्यूज वगैरह में, जब ठंडक बढ़ती है तो तापमान घटता चला जाता है बहुत। तो जब भी 37 से कम होगा तापमान वातावरण का, तब उस स्थिति में हमारे शरीर का तापमान ज्यादा होगा, वातावरण का तापमान घटा होगा, तो ऊष्मा कहाँ जाएगी? हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है। तो जब ऊष्मा शरीर से बाहर निकलेगी तो तुम्हें ठंड महसूस होगी। जैसे ऊष्मा शरीर से, जैसे शरीर से ऊष्मा को लेकर के पानी के अणु बाहर जा रहे हैं पसीने वाले, तो तुमको ठंडा महसूस हो रहा है। उसी प्रकार से तुम्हारे शरीर की ऊष्मा जब बाहर अपने आप निकलने लगती है तो तुमको ठंडक महसूस होने लगती है। तो उस ऊष्मा को बाहर निकलने से बचाने के लिए तुम क्या करते हो? कपड़े पहन लेते हो। तो कपड़े गर्म नहीं होते हैं, कपड़े नहीं कुछ करते हैं, कपड़े सिर्फ ये काम करते हैं कि तुम्हारे जो शरीर की ऊष्मा है, जो शरीर का तापमान है, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, बस उसको बाहर जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर का तापमान घटने नहीं पाता है। अगर तुम कपड़े ना पहनो तो क्या होगा? तुम्हारे शरीर का तापमान घटने लगेगा, और घटते तेजी से घटेगा तो फिर तुम बीमार पड़ने लगोगे। तुम ठंडक खा के मर भी जाते हो, बहुत से जीव मर भी जाते हैं ठंडक खा करके। तो ठंड में क्यों मर जाते हैं? क्योंकि इसीलिए क्योंकि उनके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे उनके शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो बंद होने लगती हैं। क्योंकि शरीर में होने वाली क्रियाएं भी एक निश्चित तापमान पर ही होती हैं। अगर तापमान उससे ज्यादा हुआ तो भी गड़बड़ होने लगती है वो क्रियाएं, और अगर तापमान बहुत कम हो जाए तो भी वो क्रियाएं जो होती हैं वो मंद पड़ने लगती हैं, धीमी होने लगती हैं, या होना बंद हो जाती हैं। तो जब ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जैविक क्रियाएं गड़बड़ा जाती है शरीर की, जिससे कि जीव की मृत्यु हो सकती है। तो जो होम्योस्टैसिस क्रिया है ये केवल रासायनिक संतुलन बनाने का काम ही नहीं करती, शरीर के तापमान नियंत्रण का भी काम करती है। तो इस क्रिया के द्वारा शरीर का रासायनिक संतुलन भी बनाया जाता है, और साथ ही साथ शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो ये संपूर्ण क्रिया जो होती है ये कहलाती है होम्योस्टैसिस नामक ये सिस्टम है। आई बात समझ लो कुछ? जी सर।
बताओ। सर तो होम्योस्टेसिस का मतलब समझ में आया? होम्योस्टेसिस वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर वातावरण में होने वाले, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन या शरीर के भीतर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से ये सभी जीवों में जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, यानी ये शरीर की एक सामान्य क्रिया है जिसके द्वारा ये किया जाता है। फिर बात आती है पौधों में उत्सर्जन की। अभी तक तुमने क्या पढ़ा? वो जंतुओं में उत्सर्जन था। अब क्या है? पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? जो श्वसन क्रिया होती है या जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कुछ गैसें बनती हैं, ये शरीर के बाहर निकलती हैं पौधों के। कैसे निकलती हैं? रंध्रों के द्वारा। कौन सी गैस बनती है? श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये दोनों रंध्रों के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ उत्सर्जन होता है। एक चीज। दूसरी चीज, जो उस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पौधे शरीर से बाहर नहीं निकालता है, बल्कि उनको अपनी कोशिकाओं के भीतर ही इकट्ठा कर देता है। और फिर एक समय आता है पत्तियों के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में इकट्ठा कर देता है। फिर एक समय आता है साल में एक बार कि जब ये पत्तियां गिरती हैं, तो पत्तियां जब गिरती हैं तो अपने आप वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है पौधों में उत्सर्जन का। कुछ पौधे जो होते हैं कहीं पर चोट लग जाती है, घाव जाता, तो वहां से भी अपना पदार्थ निकाल देते हैं। जैसे गोंद होता है। गोंद क्या है? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से कुछ पदार्थों में रेजिन के रूप में उत्सर्जी पदार्थ बनता है। रेजिन नामक एक दूध जैसा पदार्थ होता है उसको। कुछ पौधों में जिससे रबड़ वबड़ बनाया जाता है, तो ये भी उसका जो दूध जैसा निकलता है जिन पौधों में, ये भी क्या है? उनका उत्सर्जी पदार्थ होता है एक तरीके। तो वो पौधों में इकट्ठा रहता है, समय अपने आप ही फिर वो पौधे के पत्तों के या टहनियों के टूटने पर वो पौधे से अपने आप अलग हो जाता है। कुछ जड़ें जो होती हैं वो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को मिट्टी में गैसीय रूप में मिला देती हैं, या कुछ खनिज लवण जो अनावश्यक रूप से होते हैं उनको भी जमीन में मिला देती हैं। तो इस प्रकार से पौधों में विभिन्न प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है। देखो अभी एक क्रिया और होती है, तुमको बता दें, किताबों में लिखी हुई है। वो क्रिया है डायलिसिस की। तुमने इसका नाम सुना है? डायलिसिस की जाती है कुछ लोगों की। यह सर सुना है लेकिन पढ़े नहीं। क्या होती है डायलिसिस में? क्या किया जाता है ये पता है कुछ? डायलिसिस किसकी डायलिसिस की जाती है ये बताओ? किसकी डायलिसिस की जाती है? रक्त को छानने की क्रिया कहाँ होती है हमारे शरीर में बताओ? गुर्दों के पास। गुर्दों के पास कि गुर्दों में? गुर्दों में होती है। गुर्दों में ही होती है। गुर्दों के भीतर रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं में ये छानने की क्रिया होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो गए हैं, ठीक, अगर किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? तो सर जी व्यक्ति के अगर गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं ठीक से तो क्या होगा? सर रक्त सही से नहीं छान पाएगा। रक्त को छानने की जो क्रिया है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लो रक्त ना छाना जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर गुर्दे गड़बड़ हैं, गुर्दे क्या काम करते हैं? रक्त को छानने का काम करते हैं। और छान करके क्या चीज अलग की जाती है? उसमें से हानिकारक पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक, तो अगर गुर्दे गड़बड़ होंगे तो कौन सा काम नहीं होगा? अगर गुर्दे खराब होंगे तो कौन सा काम नहीं होगा? छानने का काम नहीं होगा। और छानने का काम नहीं होगा तो क्या होगा? रक्त छन नहीं पाएगा। तो रक्त में जो हानिकारक पदार्थ मिले हुए हैं वो शरीर में ही भरे रह जाएंगे कि नहीं भरे रह जाएंगे? भाई रक्त को छान करके ही तो इन हानिकारक पदार्थों को अलग किया जा रहा है गुर्दों में। और गुर्दे अगर क्रिया नहीं कर पा रहे हैं ठीक से या उनमें कोई खराबी आ रही है तो छानने की क्रिया ही प्रभावित होगी। तो छन नहीं पाएगा ठीक से उत्सर्जी पदार्थ, तो क्या होगा? उत्सर्जी पदार्थ शरीर में इकट्ठा होने लगेंगे। और उत्सर्जी पदार्थ ये कैसे पदार्थ होते हैं? हानिकारक पदार्थ होते हैं, इसीलिए इनको शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो जब हानिकारक पदार्थ क्या होंगे? वो शरीर में इकट्ठा होने लगेंगे। तो जब हानिकारक पदार्थ शरीर में इकट्ठा होने लगेंगे तो क्या होगा?
शरीर की अन्य क्रियाएं प्रभावित होने लगेंगी, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होंगी। तो उससे हमारा शरीर जो होगा वो कमजोर पड़ने लगेगा, हमें बीमारी हो जाएंगी तरह तरह की। अगर जरूरत से ज्यादा हानिकारक पदार्थ इकट्ठा हो जाए, शरीर जो है वो हमारे मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक नकली गुर्दा बनाया गया। नकली गुर्दा एक मशीन होती है। मशीन में क्या होता है कि वो हमारे रक्त को बाहर छानती है। जैसे शरीर के भीतर वो गुर्दा मशीन है, वो शरीर के भीतर छानते हैं गुर्दे, ऐसे ही वो मशीन जो होती है वो शरीर के बाहर खून को निकाल करके छाना जाता है, फिर वापस शरीर में भर दिया जाता है। तो इस काम के लिए क्या होता है, हाथ की जो एक धमनी होती है यहां पर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस धमनी को काट करके उससे जोड़ दिया जाता है उस मशीन से। तो एक तरफ से रक्त जाता है मशीन में और फिर वहां से छन करके जो होता है वो रक्त वापस उसी धमनी में फिर जोड़ दिया जाता है। तो छनने का काम जो गुर्दों में हो रहा होता है, वो रक्त कहाँ छनता है, बाहर छनता है। इस पूरे काम में 8-10 घंटे लगते हैं। तो 8-10 घंटे में जाके तुम्हारे शरीर का पूरा रक्त जो होता है वो छान दिया जाता है। फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक जो है तुम्हारे लिए फुर्सत हो जाती है। 15-20 दिन के बाद फिर तुमको जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, फिर वहां पर डायलिसिस करानी पड़ती है, क्योंकि 10-15 दिन में फिर तुम्हारे शरीर में पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उनको छाना जाता है। तो इस प्रकार से किताब में देखो, इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है, ये देखो, ये चित्र दिख रहा है, अपोहन या डायलिसिस, हिंदी में कहते हैं अपोहन। तो इसमें क्या दिख रहा है तुमको, ये जो यहाँ पर कहाँ है चित्र, ये जो मशीन जैसी बाहर बनी हुई है, ये मशीन जो है ये शरीर के बाहर जो होती है ये रक्त को छानती है। अच्छा देखो, यहां से ये जो यहां पर है, यहां से क्या होता है, रक्त जो होता है बाहर निकलता है शरीर का। हाथ को है, हाथ को काटा गया यहाँ पर, यहाँ से एक धमनी से जोड़ा गया। तो इसके बाद ये रक्त इधर आता है, इधर से होकर के मशीन में जाता है। मशीन में यहाँ पर छानने की क्रिया होती है और छानने के बाद फिर ये इस नली से होता है और फिर वापस शरीर में भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रक्त जो होता है वो आना जाता है शरीर के बाहर। तो ये क्रिया जो होती है, ये क्रिया कहलाती है अपोहन की क्रिया या डायलिसिस की क्रिया। तो ये इनको हम कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। इस मशीन को हम एक तरीके से आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर कृत्रिम रूप से रक्त को छानने का काम करती है। तो ये क्रिया कहलाती है डायलिसिस की क्रिया। और इसके द्वारा क्या करते हैं हम, इनके गुर्दे खराब होते हैं या वृक्क गड़बड़ होते हैं, ठीक से छान नहीं पा रहे होते हैं, उनको फिर इस मशीन के द्वारा उनके रक्त को छाना जाता है शरीर के बाहर निकाल करके। दूसरा गुर्दा भी लगा सकते हैं ना? क्या करें सर जी, दूसरा गुर्दा भी लगा सकते हैं। ये इसकी जरूरत तब होती है जब दोनों गुर्दे खराब हो जाएं। एक गुर्दा अगर खराब है तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो काम चल जाता है शरीर का। शरीर का काम एक गुर्दे से भी चल जाता है। लेकिन जब दोनों गुर्दे गड़बड़ हो जाते हैं तब फिर डायलिसिस करानी पड़ती है। या फिर अगर डायलिसिस नहीं करानी है तो फिर गुर्दा बदलवा लो। अब तो गुर्दा बदलने का भाई सिस्टम हो गया है कि विधि आ गई कि कैसे गुर्दा बदला जाए, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। गुर्दे बदलने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। पहली बात तो गुर्दा देने वाला मिले कोई जिसका ब्लड ग्रुप वही हो, और दूसरी बात सरकार के नियम कानून भी कुछ ऐसे बना दिए गए कि कोई भी किसी का गुर्दा नहीं ले सकता है। गुर्दा देने वाले जो है उसके रिलेशन में ही हो, आसपास का जान पहचान का ही हो, और किसी का भी अगर ले सकता है तो उसके लिए बड़ी कानूनी प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी है उसमें। अगर एक गुर्दा किसी को दान करना है तो उस पूरे काम में जब अगर वैध तरीके से, सही तरीके से अगर गुर्दा दान करना है तो उसको पूरे प्रोसेसिंग में ही कम से कम 5-6 महीना लग जाता है। और फिर भी उसमें तब तक वो डायलिसिस मशीन पे चलता है। उसमें क्या है, तब तक डायलिसिस मशीन से अगर उसको जिंदा रहना बदा है, भगवान ने उसको, ऊपर वाले ने कहा है कि तुम्हें जिंदा रहना, तो तब तक वो जिंदा रहेगा, नहीं तो फिर वो मरी जाएगा, फिर बात ही अलग है फिर। लेकिन अगर वो व्यक्ति जीवित है और ये सब प्रोसेस चल रही है गुर्दा ट्रांसप्लांट करने की, तो इस सब क्रिया में बहुत लंबा समय लगता है और बड़ी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। और उसके बावजूद भी ये निश्चित नहीं है कि गुर्दा वो कितने दिन काम करेगा जो नया लगेगा। किसी को सूट करता है कि कोई महीने भर में नहीं, महीने भर बाद पता लगता है कि नहीं चल पाया ठीक से, शरीर ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को, तो वो गुर्दा भी बेकार हो गया, पैसा भी बेकार हो गया और सारा सिस्टम भी सारी मेहनत बेकार हो गया। फिर आदमी मर भी गया, पता लगा एकदम से अचानक, फिर इन्फेक्शन बढ़ गया उसमें, शरीर के भीतर संक्रमण फैल गया तो और दिक्कत हो गई। तो जरूरी नहीं है कि गुर्दा प्रत्यारोपण करने पर सभी मरीज 100% ठीक ही हो जाते हों, ऐसा नहीं है। ठीक होने की परसेंटेज बहुत ही कम है,
लेकिन हाँ, ये हो जाता है तो कुछ महीने ज्यादा चल जाता है आदमी कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। और डायलिसिस से भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकता आदमी। तो बस ये कुछ दिनों तक के लिए उसकी जिंदगी बढ़ जाती है बस इन सब क्रियाकलापों से। लेकिन ये सब क्रियाकलाप बहुत ही खर्चीले हैं। डायलिसिस भी कोई इतना आसान नहीं है, वो भी बहुत महंगा तरीका है एक, उसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। और आना जाना, पूरे दिन भर लगना, उसके लिए भी टाइम लेना पड़ता है, बहुत पहले से अपॉइंटमेंट कराना पड़ता है, तब जाकर के कहीं डायलिसिस का टाइम मिलता है। उसमें एक बार डायलिसिस कराने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से ये डायलिसिस, लेकिन बस ये एक विधि है कि इसके सहारे आदमी को जिंदा रखा जा सकता है कई दिनों तक बस। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो इन सब बाहरी चीजों को बहुत कम एक्सेप्ट कर पाता है और सही तरीके से इस पर अपना रिएक्शन नहीं दे पाता है। तो इसलिए ये बहुत अधिक उपयोगी अभी नहीं है। और गुर्दा प्रत्यारोपण भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है अभी। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन की क्रिया जो होती है खत्म। तो आज अब सिर्फ इतना ही। अब आज इसके बाद फिर अब कल से अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, ओके।